गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर स्वागत है। हमने पिछले क्लास के अंदर हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ा था। उसके अंदर हमने हिंदी शब्द के बारे में पढ़ा था, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई और इसका अर्थ क्या था। फिर हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, जिसकी उत्पत्ति भाष धातु जो संस्कृत से बना हुआ है उससे हुई थी, जिसका अर्थ था प्रकट करना। उसके बाद में हमने हिंदी भाषा के जो कितने टाइप की होती है वो पढ़े। फिर हिंदी भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है या नहीं है और कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इन सब के बारे में पढ़ा था। और इसके जो कौशल है हिंदी भाषा के उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं व्याकरण के। तो व्याकरण अगर इसका शाब्दिक विच्छेद करें, अब ये दो प्रकार से होता है, एक तो संधि विच्छेद होता है, एक शाब्दिक विच्छेद होता है। तो व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद होता है वो वी प्लस आ प्लस करण से बना होता है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन वो क्या है कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात व्याकरण एक क्या है, ग्रंथ है जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन 3 भागों में बांटकर हम व्याकरण को पढ़ते हैं। तो दोस्तों वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो पहला अपना वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी वर्ण भाषा की छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके और हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर लिखित रूप से आपसे पूछा जाए कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको क्या आंसर देना है, वर्ण। और अगर आपको पूछा जाए कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए, ध्वनि। अगर लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आंसर होगा अपना वर्ण। और अगर मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तब अपना आंसर होता है ध्वनि। तो वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। स्वर ये स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब ध्वनि यानी मौखिक रूप से भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई। अब वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है। जैसे हमने एक शब्द लिया कमला, अब अगर इसकी ध्वनि तो क्या है, 3 अक्षर, जैसे कमला, क, मैं और ला। लेकिन इसमें वर्ण देखा जाए तो वर्ण यहाँ पे क, ये क के अंदर क और ए, यानी ये ए स्वर की सहायता से बोला जाता है। लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, ए। तो ये क, इसका अगर हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो क आधा और फिर ए, फिर मैं, इसके अंदर भी आधा और फिर ल आधा और आ। तो इसमें वर्ण जोड़े तो कितने हो गए, 6, क, ए, मैं, ल, आ, कमला। तो इस प्रकार से वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है कि ध्वनि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, जैसे क लिखा है तो ये ध्वनि क्या होती है, जो मौखिक रूप से हम जो भाषा होती है उसकी क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो ध्वनि इसमें जैसे कमला में तो ध्वनि आएगी कितनी, 3, और वर्ण इसके अंदर कितने आएंगे, 6। यहाँ पे जो हलंत लगा है ये आधा होता है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, इनको बोलने के लिए स्वर की क्या लेनी पड़ती है, सहायता। जैसे क, तो क में ए का स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसमें ए स्वर जुड़ा है तो इसको शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो क और ए अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्वनि और वर्ण के अंदर क्या अंतर होता है ये हमने देखा। और जो वर्ण होता है ये भाषा की क्या है, लिखित सबसे छोटी इकाई होती है, और मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। तो यहाँ पे वर्ण और ध्वनि में ये अंतर हो गया, कमला। तो इसको हम ध्वनि में लिखेंगे तो हम 3 में लिखेंगे, और वर्ण में लिखेंगे तो 6 में लिखेंगे। जैसे क है, क के अंदर क और ए की मात्रा है तो क और ए। फिर मैं के अंदर मैं, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट ल लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं में से जो मात्रा आएगी इसकी ये ए, और उसके बाद में ल, इसमें कौन सी स्वर की मात्रा आ रही है, आ की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ। तो इस प्रकार से वर्ण कितने हो गए, 6, और जो ध्वनि है वो कितनी होगी, 3। तब है स्वर।
स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, यानी वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। यानी स्वर के अंदर हमारे को किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। स्वरों की संख्या होती है 11 और मात्राओं की संख्या है 10। स्वर, तो स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद में मात्रा देखते हैं। तो मात्रा इसमें आ की मात्रा, और टी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, और ये री की मात्रा, ये ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इस प्रकार से 10। तो स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अ ये स्वर नहीं होते, ये अयोगवाह स्वर होते हैं। मात्रा, तो आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये री, ये ए, फिर ये ऐ की मात्रा, फिर ओ की मात्रा और औ की मात्रा। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। दूसरा व्यंजन। तो व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो स्वर होते हैं उसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है, यानी वो बिना किसी सहायता के स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन ये इनका उच्चारण अन्य वर्ण के सहयोग से किया जाता है, अर्थात स्वरों के सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने कै लिखा, तो ये कै, इसके अंदर ए स्वर की का उच्चारण आ रहा है। अब इसका शाब्दिक निषेध करेंगे तो ये कै, कै और ए, इस प्रकार ये ए वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो व्यंजन और स्वर में क्या डिफरेंस हो गया कि स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, इनकी स्वरों के सहयोग से को उच्चारित किया जाता है। अब इनकी संख्या, तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। जैसे कै से लेके मै वर्ग ये 25 होते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और ये रे ले वे ये 4 ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और स है ये उसमें व्यंजन कहलाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 33। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तब आपको 44 बतानी है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। और अगर आपको कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको 52 बतानी है। अब ये कुल जो 52 होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वर, तो स्वर 11 हो गए, व्यंजन 33, 44 से हो गए। फिर उत्सिप्त वर्ण, इसके अंदर 2 होते हैं, अड़ और ढ। फिर अयोगवा, ये भी 2 होते हैं, अंग और अह। और फिर संयुक्त, ये 4 होते हैं, क्ष, त्रे, गे और स। यानी ये संयुक्त है। जैसे क्ष, ये कै और स की सहायता से बोला जाता है। त्रे, ये तय और र से मिलकर, और गे, गय और ये से मिलकर, और स्र, स और र से मिलकर। इस प्रकार से ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, ये अयोगवा कहलाते हैं, ये उत्सिप्त कहलाते हैं, और ये व्यंजन और ये स्वर। तो अगर आपको केवल उनकी संख्या पूछे, हिंदी वर्णमाला में केवल वर्णों की संख्या पूछे, तो आपको 44 बतानी है। और कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52 बतानी है।
यहाँ पे जो हिंदी निदेशालय है 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 है, और हिंदी की जो मानक लिपि है देवनागरी लिपि, उसके अनुसार भी जो सवर्णों की संख्या है, जो वर्णों की संख्या है वो क्या है 52। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।